प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके खास करके टीजीटी और एलटी के लिए हम लोग लगातार बायोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। संकल्प बैच है और इस संकल्प बैच में हम अपने क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पे हम लोग पोरीफेरा तक पढ़ चुके हैं। पोरीफेरा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। वीडियो में हम लोग दो सेगमेंट में बात करते हैं। पहला सेगमेंट होता है टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और फिर दूसरा सेगमेंट होता है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये है पूरा शेड्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और चैनल की स्पेशल पेशकश जो है जिसका नाम है एग्जाम पॉइंट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट। ये एग्जाम पॉइंट आप जरूर परचेज करें और एग्जाम पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाता है 99 रुपीज में, यानी बहुत सस्ता है। साथ में इसके आपके फ्री है बूस्टर डोज और इसके साथ फ्री है एनसीईआरटी के हिंदी और इंग्लिश में एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन के प्रैक्टिस पेपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर परचेज करें। ओनली 99 रुपीज में, यानी 100 रुपए में भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। 99 रुपीज आपको देना है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हमें पढ़ना है जो है संघ सिलेंट्रेटा, जिसे हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। किसको पढ़ना है? फाइलम कोलेंट्रेटा यानी संघ सिलेंट्रेटा। अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग संघ सिलेंट्रेटा कहते हैं, सिलेंट्रेटा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दो चीजें पढ़ेंगे, पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ में इसका नाम को निडेरिया भी कहा जाता है। और इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, या इसी को और कर लीजिए, और इसे निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, तो निडेरिया भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके सबसे पहले हम लोग कल आपसे फिर एक बार चर्चा कर लें। हमने कल आपसे बताया था कि एनिमल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एनिमल क्लासिफिकेशन को दो ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया को मैं ऐसे ब्रीफ में बोलता जा रहा हूं, आप ध्यान सुनिए। किंगडम एनिमेलिया को बांट दिया गया था सेलुलर लेवल में, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के लेवल में। जब सेलुलर लेवल की बात की जा रही थी तो सेलुलर लेवल में आपके मल्टी सेलुलर एनिमल आ गए थे, जिससे पोरीफेरा कहा जाता है। पोरीफेरा को हमने कल डिस्कस कर लिया था पूरा डिटेल में। पोरीफेरा के PYQ को भी कर लिया गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कर लिया गया है। पोरीफेरा आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड लेवल पे, जो एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन पेपर है या जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें यह क्लासिफिकेशन दिया गया है। जब इस पे जाएंगे तो इसको फिर दो भागों में बांट दिया गया है, आपको याद होगा। उसके बाद उन दोनों भागों में आपका एक रेडियल सिमेट्री आ जाती है और दूसरी आ जाती है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी सिमेट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, इसे दो भागों में बांटा गया है। रेडियल सिमेट्री में आपका आ जाता है दो ग्रुप, जिन दोनों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है कोलेंट्रेटा, जो कि सामने है, और इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ ही हम ऐड करेंगे टिनोफोरा को। एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम वैल्यू है, माइनर फाइला के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री के आते हैं, जिनकी बॉडी में दो सिमेट्री पाई जाती है, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन पाया जाता है, और एक सिरे से काटे तो दो भागों में बढ़ जाते हैं, यानी बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है, जिसे तीन भागों में बांट दिया गया है बॉडी सिलोम के बेसिस पे। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट की बात करें तो होता है आपका प्लेटेहेलमिन्थीज, स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो एस्केलमिन्थीज, और सिलोमेट की बात करें तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट, और उसके बाद आपका कार्डेट आ जाता है। यहां तक हमने कल आपसे एक बार चर्चा की थी। साथ में हमने पोरीफेरा को पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट जो था पोरीफेरा में, हमने आपसे बताया था पोरीफेरा के दो लार्वा हैं, आपसे पूछे जाते हैं। बूस्टर डोज में हमने इन लार्वा के नाम रखे हैं। तो लार्वा में दो लार्वा है, एक लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और दूसरे लार्वा का नाम होता है पैरेन्काइमुला लार्वा। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है, बाकी तो उसके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, जीम्यूल फॉर्मेशन से पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो वहां से पूछे जाते हैं।
साथ में अगर वहां से पूछा जाए तो कुछ के जो है नाम पूछे जाते हैं, ल्यूकान टाइप का, साइकान टाइप का, एस्कान टाइप का, जो उनमें कैनाल सिस्टम पाई जाती है, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कल का वीडियो देखिएगा, बहुत आसान है, आप इजिली सारी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। साथ में उनके उपनाम को भी पूछा जाता है। तो कल हम लोग यहां तक चर्चा कर चुके हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले फिर से मैं आपसे एक बार कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेस को भी कंफर्म करिए, और बेस के साथ स्टैंडर्ड लेवल की तरफ भी हम पढ़ेंगे। पहले बेसिक लेवल को हम लोग कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए, अभी हमने आपसे बताया कि जो सिलिंड्रेटा है और टिनोफोरा है, इन दोनों को किस में रख दिया गया है, तो इनके बॉडी लेटरल सिमेट्री के बेसिस पे इन्हें रेडियल सिमेट्री में रख दिया गया। और ये रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, सिलोम क्या होते हैं, स्यूडोसिलोम क्या होते हैं, एसिलोमेट क्या होते हैं, इन सबके वीडियोज को हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इनके वीडियोज को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, संकल्प बैच में, वहां पे इनके वीडियो लगे हुए हैं, आप आराम से इन वीडियो को देख सकते हैं। तो पहली चीज तो हो गई, सिमेट्री के आधार पे एक क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कल हम लोग पोरीफेरा पढ़ रहे थे। पोरीफेरा में पढ़े थे कि टिश्यू ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। यहां पे टिश्यू पाया जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो टिश्यू का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, यानी ऊतक बनने लगता है। ये एक अच्छी बात है, यानी ये ऊतक लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दो चीजें हो गई, पहला कि सिमेट्री के बेसिस पे रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की लेवल बात करें, तो टिश्यू लेवल का जो है ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसको हम लोग रख देते हैं यू मेटाजोआ के अंतर्गत। किसमें रखा जाता है, यू मेटाजोआ। मेटाजोआ, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी में, बस यहाँ पे ऊतक कह सकते हैं, बाकी सारी चीजें हिंदी इंग्लिश सेम है। सिमेट्री को सममित कहा जाता है। सममित के बेसिस पे इसे रेडियल सिमेट्री यानी अरिसम्मित में रखा गया है। अगर हिंदी की बात कर लें तो ये अरिसम्मित में आ जाता है, सममित कहते हैं, ठीक है, सममित कहा जाता है, अरिसम्मित में आता है। टिश्यू को ऊतक कहा जाता है, आप सब लोग जानते हैं, ऊतक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यू मेटाजोआ मीन्स यू मेटाजोआ होता है। अगर इसमें बात करें कि डिफरेंट क्यों है, अलग दूसरे संघ से अलग क्यों रखा गया, तो इसमें एक पाई जाती है जो है दंश कोशिका पाई जाती है। जिस दंश कोशिका का नाम होता है, हम लोग इसे दंश कोशिका कहते हैं। निडेरिया का शब्द जो है वो दंश कोशिका से है, तो इसका नाम लिखा गया है नाइडेरिया। और नाइडेरिया का मतलब होता है नाइडेरिया, और नाइडेरिया जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। अगर ग्रीक शब्द की बात करें तो ग्रीक शब्द होता है नाइडेरिया के लिए नाइड, KNIDE, और नाइड मीन्स होता है, नाइड का मतलब होता है नेटेल, नेटेल। और इसी को अगर हम दूसरी भाषा में कहें, और इसी को कहा जाता है स्टिंगिंग सेल, यानी हिंदी में इसे कहा जाता है दंश कोशिका। दंश कोशिका, तो इसी दंश कोशिका के पाए जाने के बेसिस पे नाइडेरिया को हम लोग बांट दिए हैं। किसमें, नाइडेरिया एक अलग फाइलम बना दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे नाइडेरिया कहा जाता है। अब सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, तो सिलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है, दूसरे पॉइंट पे आ जाए तो इसे कोलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है, तो इस पे बात कर लेते हैं। कोलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है, तो कोलेंट्रेटा की अगर हम बात करें तो इसे इसलिए कहा जाता है, ग्रीक वर्ड ये भी है, और इसमें इसका मतलब होता है, कोल का मतलब होता है होलो, और दूसरे बात है आपका एंट्रॉन। एंट्रॉन मीन्स होता है गट, यानी इसमें जो बॉडी बाल पाई जाती है वो होलो होती है, और इसमें एंट्रॉन मतलब गट जो होता है। इसीलिए सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रॉन की गुहा पाए जाने के आधार पे, खाली स्थान पाए जाने के आधार पे इन्हें क्या कहा जाता है, सिलेंट्रेटा कहा जाता है। इनमें भोजन और पचे हुए पदार्थों का वितरण दोनों कार्य होता है, इसीलिए इसे जठर वाहिनी गुहा भी कहते हैं। यानी इसी को, इसमें दो काम होते हैं, एक काम होता है भोजन का पाचन होता है, और दूसरा काम होता है इसमें
क्या होता है, इसमें भोजन का पाचन और पचे हुए भोजन का वितरण यानी डाइजेशन होता है। हिंदी में कहें तो भोजन का पाचन, और साथ में दूसरा काम क्या होता है, उसका वितरण भी होता है, पचे हुए भोजन का वितरण होता है। अतः यही कैविटी को हम लोग दूसरी भाषा में कह देते हैं गैस्ट्रो, क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, वास्कुलर कैविटी के नाम से जाना जाता है। यानी एक तरफ हम इसको कोलेंट्राइन कैविटी कह सकते हैं और दूसरी तरफ इसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। नाइडेरिया नाम इसमें क्यों कहा जाता है, इसमें दंश कोशिका पाई जाती हैं और कैविटी के आधार पर अगर हम खाली स्थान की बात करें तो कैविटी के आधार पर इसे कोलेंट्राइन कैविटी के नाते कोलेंट्रेटा कहते हैं। और यहाँ पे दो काम होता है, पहला फंक्शन होता है इसका भोजन का डाइजेशन करना यानी डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिस्पर्सन ऑफ फूड, दूसरा काम होता है फूड को डिस्पर्स करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, वितरण करना। इन दोनों काम के कारण इसे हम लोग क्या कह देते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आसान है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। कई बार इसकी स्पीसीज की संख्या पूछी जाती है, हालांकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो लगभग 10,000 इसकी जातियां वेल नोन है जिस पे अध्ययन किया गया। चलिए एक नजर डालते हैं। ये तो थे इसके नामकरण, इसका लेबल और इसकी सिमेट्री, इसके नाम क्यों अलग अलग है, ये सब चर्चाएं हो गई। हम थोड़ा इस पे जनरल कैरेक्टर की बात कर लें कि इसके सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो एक नजर डालते हैं इसके जनरल कैरेक्टर पे यानी सामान्य लक्षण पे। मैं फिर आपसे बता दूं कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू आगे की दिशा में ले चलेंगे और तब तक ले चलेंगे जब तक कि इसका पेपर हो नहीं जाता है। इसके तुरंत बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक तरफ तो हमने नोट्स की क्लास कंप्लीट कर दी, एग्जाम पॉइंट आपके कंप्लीट हो रहे हैं। एग्जाम पॉइंट अगर अभी तक आपने नहीं परचेज किया तो आप जरूर परचेज करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और यहां से आप जो है 8004109989 इस पे व्हाट्सएप करके आप जुड़े। 99 रुपीज में आपको दिए जाते हैं एग्जाम पॉइंट। और सबसे बड़ी बात है कि ये टाइप किया गया है, टाइप करके इंपॉर्टेंट चीजों को कलर्ड किया गया है, हाईलाइट किया गया है, तो आप बड़े इजीली उसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, 25 हिंदी में है, 50 हिंदी में है, यानी 25 जूलॉजी के, 25 बॉटनी के और 50 आपके इंग्लिश के हैं, जिसमें से इंग्लिश का आपको 20 मिल चुका है, आगे मिलता रहेगा जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। तो 50 में 25 इसमें भी है। तो इस प्रकार से आपके 100 एग्जाम पॉइंट हैं और एक एग्जाम पॉइंट अगर हम बात करें तो मिनिमम 50 क्वेश्चन है। एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 5000 प्रश्नों का कलेक्शन है और इन 5000 प्रश्नों से मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आपका 60% से ज्यादा क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। अगर हम 60% की बात करते हैं तो आपका हो जाता है लगभग 75 प्रश्न आपके टीजीटी में मिल जाता है। जब आपको छोटे से थोड़े से पीडीएफ पढ़ के 75 क्वेश्चन मिल जाएं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए और एग्जाम पॉइंट को जरूर परचेज करना चाहिए। व्हाट्सएप करिए और इसे परचेज करिए। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण को, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोलेंट्रेटा, यानी इसको हम लोग कहते हैं सिलेंट्रेटा हिंदी में, सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण। चलिए बोलिए पहला लक्षण कोलेंट्रेटा के। अगर हम पहले लक्षण की बात कर लें, सामान्य लक्षण फर्स्ट क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जलीय होते हैं और जलीय होंगे तो दो कंडीशन हो सकती है, कुछ मैरीन होंगे और ज्यादातर क्या होते हैं, तो ज्यादातर आपके मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। लेकिन कुछ जातियां हैं जो कुछ कैसी होती हैं, आपकी अलाउडी होती हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। पहली पॉइंट तो हो गई कि जलीय होंगे। दूसरी बात करें तो इसमें से कुछ समुद्री होंगे। अच्छा, कुछ स्थानबद्ध होते हैं, स्थानबद्ध मतलब एक स्थान पे जुड़े होते हैं, तो कुछ स्थानबद्ध होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी मुक्त प्लावी होते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं, तो मुक्त प्लावी कहते हैं, या इन्हें हम लोग कहते हैं फ्री लिविंग, यानी स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। कुछ एकाकी जीवन बिताते हैं। एकाकी जीवन का मतलब होता है कि इसी की बात कर रहे हैं, तो कुछ कैसे होंगे यहां पर लिख दें, एकाकी जीवन मतलब अकेले बिताना इनको पसंद है। आप जानते हैं एकाकी जीवन, एक वीडियो हमने बनाया था पावर ऑफ सॉलिट्यूड, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है।
पावर ऑफ सॉलिट्यूड, अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को भी बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ वेल्थ कॉन्शियस सबको बूस्ट करने की क्षमता उसमें पाई गई। ये सारी चीजों को हमने एक एक करके वहां पे बता दिया पावर ऑफ सॉलिट्यूड में। तो ये कैसे होते हैं, एकाकी होते हैं यानी सॉलिटरी होते हैं, और दूसरे की बात करें संघचारी, कुछ ऐसे होते हैं कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, कुछ होते हैं संघचारी। संघचारी का मतलब हो तो कॉलोनियल होते हैं यानी कॉलोनी में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम लोग लिख सकते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल होते हैं यानी कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात कर लें, ये कुछ कॉमन सी बात है कि जो होंगे समुद्री होंगे यानी छोटे जीव हैं, समुद्र में पाए जाएंगे यानी जलीय होते हैं। इसमें से कुछ स्थानबद्ध होते हैं यानी जो भी सबस्ट्रेट मिल जाएगा, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई स्टोन हो, चाहे वो कोई वुड हो, उस पे ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ करके अपनी बॉडी को सर्वाइव कर लेते हैं। दूसरे मुक्त प्लावी होते हैं, कुछ जल में फ्लो करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, कुछ एकाकी जीवन बिताते हैं, और कुछ संघचारी मतलब कॉलोनी में पाए जाते हैं, और कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं मतलब एकाकी जीवन में रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उन्हें किसी से कोई आवश्यकता नहीं। अगर कंपेरिजन करें पोरीफेरा से, अगर इसकी कंपेरिजन किया जाए पोरीफेरा से, तो आप कहेंगे कि जो होता है पोरीफेरा में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे श्रम विभाजन पाया जाता है। और श्रम विभाजन का मतलब होता है, आप इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी समान कोशिकाएं एपिथेलियमी कोशिकाएं ऊतक बना लेती हैं, तथा इनके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो तंत्रिका ऊतक बना लेती हैं। ठीक है, तो जो समान कोशिकाएं होती हैं, देखिए समान कोशिकाएं क्या करेंगी, मैंने कल भी आपसे बताया था कि जो समान कोशिकाएं होती हैं जिसकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं, वह कोशिकाएं ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। यहाँ पे जो समान कोशिकाएं होंगी वो दो प्रकार के ऊतक बनाएंगे। एक पहला ऊतक तो कोशिकाएं क्या बना लेती हैं, एपिथेलियमी ऊतक बना लेती हैं। तो पहला एपिथेलियमी ऊतक बना लेती हैं, ठीक है। और इसके नीचे के जो इसके नीचे की कोशिकाएं होंगी वो तंत्रिका ऊतक बना लेंगी। ये ऊपर की हैं और नीचे की जो कोशिकाएं होंगी वो क्या बना लेती हैं, तो आप कहेंगे तंत्रिका ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। तंत्रिका ऊतक यानी यहाँ पे तंत्रिका ऊतक पाया जाता है, ठीक। तंत्रिका ऊतक का निर्माण करें। कल हमने आपसे बताया था कि पोरीफेरा में जो है कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी वहां पे नर्व सेल भी नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पे नर्व सेल पाई जाती है, नर्व टिश्यू पाए जाते हैं और ये टिश्यू का निर्माण हो जाता है, ठीक। यानी इसमें अंग और अंगतंत्र तो नहीं बनते, लेकिन बॉडी टिश्यू लेवल की हो जाती है। इसका शरीर संगठन कैसा होता है, ऊतकीय स्तर का होता है, जो कि हमने पहले बता चुके हैं आपसे कि इसमें ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसमें क्या बनता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम लोग चर्चा करें, पहला के जली होंगे, जली के साथ साथ ही स्थानबद्ध रहेंगे, एकाकी जीवन कुछ बिताते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ होते हैं कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है यानी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, और इनमें समान कोशिकाएं एपिथेलियमी टिश्यू बना लेती हैं, और उसके नीचे की कोशिकाएं किसका निर्माण कर लेती हैं, तो उसके नीचे की कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का निर्माण कर लेती हैं, और इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण नहीं होता है। आगे बढ़ जाएं, शरीर में जो सममित होती, हमने पीछे भी आपसे बताया, तो क्या पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी अरीय सममित पाया जाता है, अरीय सममित पाई जाती है, इसे हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसकी सिमेट्री कैसे होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लें, देह भित्त में केवल दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बाहरी कोशिकाओं को एपिडर्मिस कहते हैं और अंदर की कोशिकाओं को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। यानी इनमें जो कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एपिडर्मिस, बाहरी कोशिका को एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस जो कहां होगी, बाहरी होगी, और आंतरिक जो होती है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक को, बाहरी को एपिडर्मिस कहते हैं, आंतरिक को जो है गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, या क्या कहते हैं,
तो गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस ये आंतरिक होती है और बाहरी और आंतरिक के बीच में, और बीच में कौन सी पाई जाती है, तो बीच में मेजोग्लिया पाया जाता है। मेजोग्लोया कहीं कहीं लिखा रहता है, मेजोग्लिया कहते हैं, मेजोग्लिया पाया जाता है। मैंने आपसे बताया था कि जर्म लेयर के आधार पे ऑर्गन्स को दो भागों में बांटा गया है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में मैंने आपसे कहा था कि दो लेयर पाई जाती हैं, एक होती एक्टोडर्म, दूसरी होती एंडोडर्म। एंडोडर्म का नाम यहाँ पे दिया गया है, एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्मिस, और एक्टोडर्म को यहाँ पे दिया गया है एपिडर्मिस। ठीक, और इनके बीच में मेजोग्लोया पाया जाता है, मेजोग्लिया लिखा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में मेजोग्लोया लिखा जाता है, तो मेजोग्लोया पाया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होंगे, चूंकि दो ही लेयर के बने हैं, बाहरी जो है एपिडर्मिस है और गैस्ट्रोडर्मिस है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। यानी कैसे होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक लेयर की पाई जाती हैं, यानी कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, एक्टोडर्मिस है और एंडोडर्मिस है, इन दोनों के बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दंश कोशिका कहते हैं, जो कि इसका विशेष कैरेक्टर है। और ये दंश कोशिका किसके किसके बीच में है, एपिडर्मिस और किसके बीच में, गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दंश कोशिका कहते हैं, या नीडोब्लास्ट कहते हैं, नीडोब्लास्ट कोशिका कहते हैं। और यह इसका एक विशेष गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण यही है दंश कोशिका का पाया जाना। अगर आप कभी कैरेक्टर लिखने की बात हो तो एक लाइन लिख देंगे तो आपका आंसर 100% सही होगा, और इसे माना जाता है। इस कोशिका का काम आपसे पूछा जाता है, क्या काम करता है, तो ये सेल्फ डिफेंस में काम करती है। कौन सी, दंश कोशिका की बात हो रही थी, किस पे काम करती है, सेल्फ डिफेंस की काम करती है, यानी आत्मरक्षा। सेल्फ डिफेंस के अलावा और किस पे काम करती है, किसी वस्तु से चिपक जाता है, यानी चिपकने का काम करती है वस्तु से। वस्तु से चिपकना, और चिपकने का मतलब है कि उसको वहां पे आधार देना, इस तरह का काम करना। और अगला इसका जो है वो प्रेडेटर को पकड़ना, यानी शिकार करना, शिकार करना। तो दंश कोशिका का 3 काम हो गया। पहला काम है कि ये आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस में काम करता है, वस्तुओं से चिपक करके वस्तुओं को वो अपने बॉडी को स्थिर रखने का काम करता है। और तीसरा शिकार करने का काम करता है। तो 3 काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आएगी, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 6 में आ जाता है कि यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए कि जो दंश कोशिका होती है उसका काम होता है कि वस्तुओं से चिपकना, पहला सेल्फ डिफेंस में काम करना, और दूसरा तीसरा जो है शिकार को पकड़ना, यानी शिकार करने का काम करता है। अग्रभाग जो होता है उसे अधोरंध्र अथवा हाइपोस्टोम के रूप में फूला होता है और बड़ा होता है, जो कि शिखर मुख की तरफ होता है और चपटा तस्तरी के रूप में बीच में पड़ा होता है। यानी हाइपोस्टोम, यानी जो मुंह होता है, वो मुख जो होता है वो ऊपर की दिशा में होता है, हाइपोस्टोम के नाम से जाना जाता है। मुख आदर्श रूप से धागे नुमा संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, यानी टेंटिकल पाया जाता है, सेंसरी टेंटिकल पाए जाते हैं। टेंटिकल, सेंसरी टेंटिकल पाया जाता है, सेंसरी टेंटिकल,
से पाए जाते हैं, संवेदी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ये इसका लक्षण है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात कर लें तो देह भित्त में सिलेंट्रॉन और जठर वाहिनी गुहा पाई जाती है, और ये तो आपका हो गया। ठीक, पाचन इसमें कैसा होगा, तो अंतः कोशिकीय हो सकता है और बाह्य कोशिकीय होता है, दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। तो डाइजेशन जो होता है यानी पाचन, पाचन इसमें अंतः कोशिकीय, अंतः कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाया जाता है। अंतः कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाया जाता है। शरीर की आकृति आदर्श रूप से द्विरूपी यानी डाइमॉर्फिज्म होती है। शरीर कैसे होती है, डाइमॉर्फिज्म होती है, यानी द्विरूपी होती है, द्विरूपी होती है, यानी इसे हम लोग डाइमॉर्फी कहते हैं, डाइमॉर्फिक होती है, डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक का मतलब दो रूप पाए जाते हैं। पहला रूप जो होगा डाइमॉर्फिक का, पहला रूप जो होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है, डाइमॉर्फिक होती है। तो पहला जो होता है बेलनाकार होता है और स्थावर यानी एक जगह स्थिर होता है, स्थावर होता है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसे जाना जाता है पॉलिप, इसे पॉलिप के नाम से जानते हैं, और एग्जाम्पल हो जाता है इसका हाइड्रा। ठीक, वहीं पे जो दूसरा होता है उसमें तस्तरी, प्याले या छतरी नुमा होते हैं और मुक्त प्लावी होते हैं। तस्तरी कैसे होते हैं, तस्तरी की तरह होते हैं, छतरी की तरह होते हैं, ठीक है, छतरी की तरह होते हैं, और कैसे होते हैं, मुक्त प्लावी यानी मुक्त प्लावी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त प्लावी। और ये क्या होते हैं, मुक्त प्लावी होते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, मेड्यूसा कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेड्यूसा। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो जाता है इसका कौन सा, आरेलिया या जेलीफिश, आरेलिया। अब अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, अगले पॉइंट हम लिख रहे हैं। यहां पे पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, और देखिए कुछ ऐसे हैं, अभी मैं बता रहा हूं, पहले अगली पॉइंट लिखिए, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है इसमें, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसको इंग्लिश में कई बार पूछा जाता है, मेटाजेनेसिस कहते हैं, मेटा क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, यानी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। क्या होता मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कह रहा है कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसमें कि दो प्रकार के डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जैसे एक बेलनाकार हो सकता है, स्थावर हो सकता है, पॉलिप हो सकते हैं, ये हाइड्रा में पाए जाते हैं। तस्तरी नुमा, छतरी नुमा, मुक्त प्लावी हो सकते हैं, मेड्यूसा होते हैं, आरेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आरेलिया, आरेलिया को ही जेलीफिश कहते हैं। कुछ नाइडेरिया में जीवनवृत्त में दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी पॉलिप भी पाया जाता है और मेड्यूसा भी पाया जाता है। किसी किसी में पॉलिप और मेडूसा दोनों पाए जाते हैं, जिसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाया जाता है, यानी यह भी पाया जाए और यह भी पाया जाए, दोनों पाया जाए, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण यानी मेटाजेनेसिस कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है ओविलिया, ओविलिया, ओविलिया। तीन हो गए, जिसमें पहला चीज पाया जाता है बेलनाकार स्थावर पॉलिप पाए जाते हैं, उसे हाइड्रा कहते हैं। जो अकेले अकेले की बात हो रही, तस्तरी नुमा, छतरी नुमा या मुक्त प्लावी मेडूसा पाया जाता है, मेडूसा जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आरेलिया कहते हैं। जिसमें सिर्फ पॉलिप पाया जाता है उसे हाइड्रा कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए दोनों के। कह रहा है कुछ ऐसे हैं जिसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाए जाते हैं, यानी जब दोनों पाए जाएंगे तो उसे एक शब्द के रूप में रखा जाता है पीढ़ी एकांतरण, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है ओविलिया। अभी नहीं, अभी आगे कुछ और काम की चीजें जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है। देखिए जो पॉलिप है, पॉलिप क्या काम करता है, अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन करेगा और किसको उत्पन्न करेगा, मेडूसा को। और मेडूसा जो है वो लैंगिक जनन करेगा और किसको पैदा करेगा,
लैंगिक जनन करेगा और किसको पैदा करता है, पॉलिप को। और ये दोनों का क्रम चलता रहता है। इसी प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है, या इसी प्रक्रिया को ये दोनों में पाए जाते हैं, पॉलिप उत्पन्न करता। कुछ नाइडेरिया किसी एक प्रकार के तथा कुछ कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं जिसमें बहुरूपता आते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये आसान था, याद करने वाली चीजें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। निम्न कोट का जालिका व तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है, अगली पॉइंट है इसमें, यहां पर लिख देते हैं जो 10 नंबर पे। इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसा होता है, तंत्रिका तंत्र जालिकावत पाया जाता है, यानी जाली के रूप में पाया जाता है, जालिकावत पाया जाता है। तो जालिकावत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है, जालिकावत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्र का अभाव होता है, यानी नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, ठीक है, मस्तिष्क क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मस्तिष्क नहीं पाए जाते हैं, यानी ब्रेन नहीं पाया जाता है। सीएनएस नहीं पाया जाता, सीएनएस दैट मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का निर्माण नहीं होता है। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो आध्रुवी न्यूरॉन पाए जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन है, सभी जान लीजिए। आध्रुवी न्यूरॉन पाए जाते हैं, आध्रुवी नर्व सेल पाई जाती हैं, या आध्रुवी न्यूरॉन्स कहते हैं, आध्रुवी न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आध्रुवी न्यूरॉन का पाया जाना। कुछ में दृष्टि बिंदु यानी आई स्पॉट पाया जाता है, तो आई स्पॉट का पाया जाना, ठीक है, यहां लिखते हैं। कुछ में क्या पाया जाता है, 13 नंबर यहां पर, कुछ में आई स्पॉट पाया जाता है, आई स्पॉट का पाया जाना, आई स्पॉट का पाया जाना। इसी को आई स्पॉट को दूसरी भाषा में कहते हैं, आई स्पॉट को ओसली कहा जाता है, याद रखिएगा, आई स्पॉट या इसी को क्या कहा जाता है, ओसली कहा जाता है, ओसली, ओसली पाई जाती है। कुछ में आई स्पॉट या ओसली पाई जाती है, तथा कुछ में सोमैटोसिस्ट पाए जाते हैं। सोमैटोसिस्ट हालांकि और भी ग्रुप में मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे भी सोमैटोसिस्ट पाया जाता है। तो स्टेटोसिस्ट, सोमैटोसिस्ट नहीं माफ करिएगा, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट का पाया जाना, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। और स्टेटोसिस्ट का मेन काम होता है, स्टेटोसिस्ट का संतुलन आर्गन का काम करता है, यानी संतुलन बनाए रखने का काम करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। हमने पढ़ा, यहाँ पे 6-7 पॉइंट आपके सामने लिखी गई इस समय। अगर हम बात करें तो पहली है कि इसमें सेंसरी टेटकिल पाए जाते हैं, यानी संवेदी अंग पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपका पाचन अंतःकोशिकीय होता है, बाह्य कोशिकीय होता है। 2 प्रकार का पाचन पाया जाता है, 2 रूपता पाई जाती है, यानी डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। और डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इसमें पॉलिप और मेडुसा नामक 2 संरचनाओं का निर्माण होता है। सिर्फ पॉलिप का बनना हाइड्रा का एग्जाम्पल है, और सिर्फ मेडुसा का बनना आरेलिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आरेलिया कहते हैं। तो आरेलिया जो है, आरेलिया का एग्जाम्पल है। वहीं पे किसी किसी में दोनों पाए जाते हैं, यानी पॉलिप और मेडुसा दोनों का फॉर्मेशन होता है, और इसे एक शब्द में रखा जाता है, पीढ़ी एकांतरण, यानी मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो एक किसमें होता है, ओबिलियम होता है, यानी पॉलिप जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेडुसा की ओरिजिन करता है, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप को डेवलप करता है। ये इसका क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। इसमें नर्वस सिस्टम तो पाए जाते हैं, और नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसा, रेटिकुलेट टिश्यू जैसा होता है, यानी जालिकावत होता है। लेकिन इसमें सीएनएस नहीं पाया जाता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। जो न्यूरॉन होते हैं यहाँ पे नॉन पोलर होते हैं, यानी आध्रुवी न्यूरॉन पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर हम लोग 12 की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन कैसे होते हैं, आध्रुवी होते हैं। वहीं पे आई स्पॉट और ओसली पाई जाती है, इसका जो मेन आर्गन है, और यहाँ पे स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट का मेन काम होता है बॉडी बैलेंस को बनाए रखना, यानी संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। यहां तक हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, आपने कोरल के बारे में बहुत पढ़ा होगा, मूंगे की चट्टान, ठीक है। बहुत सारे लोग मूंगा पहनते भी हैं, हालांकि अपने अपने आस्था है। तो वह मूंगा जो होता है एक जीव होता है, और उसी जीव के जो
बॉडी की कवच होती है उसी कवच के ऊपर बना होता है। ठीक है, अब बॉडी की कवच जम करके अब जमेगी कब, जब वो कैल्शियम कार्बोनेट की होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की होगी, तो यहाँ पे तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट जम करके क्या बना लेता है, बना लेता है मूंगा। तो इसके जो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो इसका बाह्य कंकाल जो है, बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाल या कोरल कहा जाता है। प्रवाल भित्त का नाम सुने होंगे अगर जाग्रफी पढ़े होंगे कभी, तो खास करके प्राइमरी में, या कोरल भित्त के नाम से जाना जाता है, मूंगा कहते हैं, मूंगे की चट्टान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण क्रिया है रिस्पायरेशन और दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है एक्सक्रीशन। तो दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, एक होता है रिस्पिरेशन यानी श्वसन, और दूसरा है एक्सक्रीशन, जिसका मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन जिसका मतलब है उत्सर्जन। रिस्पिरेशन और इस उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, यह दोनों कैसे होते हैं, ये शरीर की सतह से होते हैं, यानी जो सेल होती हैं या शरीर की सतह से होते हैं, शरीर सतह से होते हैं, शरीर सतह के थ्रू होता है। ठीक है, गैसों का विनिमय हो, चाहे शरीर में बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट, और इसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो आप कहिएगा उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। आगे बढ़ जाते हैं और पॉइंट नंबर 15 आपके सामने है, पॉइंट नंबर 15 पे चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 15 आपका हो जाता है यहाँ पे, जनन दोनों प्रकार से होता है। अभी पीछे आया था अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा हो सकता है, ठीक है, बडिंग हो सकता है अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है, यानी ठीक है गैमेटोजेनेसिस होता है, और युग्मक अलैंगिक पालिक रूप से लैंगिक मेडूसा रूप का एकांतरण होता है, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, या इसे एक शब्द में मेटाजेनेसिस कहा जाता है। और यह मुख्यतः किसमें होता है, ओविलिया में। इसके पहले 9th नंबर की पॉइंट पे हम लोग इस बात को समझ चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भ्रूणी परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, यानी लार्वा स्टेज पाई जाती है, और वह लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके ही कन्वर्ट होता है। कुछ के बच्चे ऐसे होते हैं एनिमल के, जो बच्चे कैसे होते हैं, डायरेक्ट पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, या लार्वा ही रख लो, तो ऐसे लार्वा जो पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, ऐसे लार्वा को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग है, संतान है, जो कि डायरेक्ट अपने ऑर्गेनिज्म जैसे नहीं होते हैं, उनकी बॉडी संरचना दूसरी होती है, बाद में वो अपने आप में डेवलप करते हैं, यानी मेटामॉर्फोसिस होती है, रूपांतरण कहते हैं हिंदी में। रूपांतरण होता है, और रूपांतरण होने के बाद वह लार्वा अवस्था कन्वर्ट हो जाती है किसमें, न्यू एडल्ट में, यानी एडल्ट जीव में कन्वर्ट हो जाती। माफ करिएगा। तो यहाँ पे एडल्ट में कन्वर्ट हूं, उसके लिए यहाँ पे भ्रूणी परिवर्धन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो पहले तो इसको लिखते हैं भ्रूणी परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट होता है। आगे बढ़िए, लार्वा का नाम याद करिए। लार्वा इसमें दो हैं, दोनों लार्वा पे चर्चा करते हैं। दो लार्वा हैं यहां पे दिए गए हैं। पहला है ओबिलिया का, ओबिलिया का जो लार्वा होता है उसे कहते हैं प्लेनुला लार्वा। और दूसरा लार्वा जो होता है ऑरेलिया का, ऑरेलिया का जो लार्वा होता है, इस लार्वा को हम लोग कहते हैं एफाइरा लार्वा। एफाइरा लार्वा। ये दो लार्वा पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज का, आपने पढ़ लिया। तो ये कुछ 16 या 17 जो है इसके की पॉइंट कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं। हालांकि एक एक जीव का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पीजीटी में पढ़ना है, टीजीटी में इतना ही है।
इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन क्लास लेवल तक पढ़ना है, जो कि टीजीटी और ईएलटी के सिलेबस में रखा गया है, एनसीईआरटी का सिलेबस ही रखा गया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। इसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वर्गीकरण इसके जो है तीन, पहले देखिए वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में इसका जो वर्गीकरण होता है जीवन वृत्त में, इसमें पॉलिप और मेडूसा ही मेन है। पॉलिप और मेडूसा के पाए जाने के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया। पॉलिप और मेडूसा के पाए जाने के आधार पर पॉलिप और मेडूसा के पाए जाने के आधार पे इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? तीन वर्गों में बांटा गया। ठीक है, पहले वर्ग का नाम है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ हाइड्रोजोआ, हाइड्रास में होता है वाटर और जुआस में होता है एनिमल, यानी ऐसा एनिमल जो पानी में पाया जाता है। पहली पॉइंट इसकी अगर हम बात करें तो अधिकांश क्या होंगे? अधिकांश समुद्री होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। कुछ अलवणीय होते हैं, एक दो जो बचते हैं, कुछ अलवणीय होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर बात करें तो इसमें कुछ और कैरेक्टर निकल कर कहते हैं। कुछ अलवणीय होते हैं, एकाकी होते हैं, कुछ संघचारी होते हैं। यानी कुछ जो होते हैं कैसे होते हैं? कुछ एकाकी होते हैं और कुछ कॉलोनी में पाए जाते हैं तो संघचारी होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? संघचारी होते हैं, कुछ एकाकी होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड है जो आपकी पॉइंट नंबर थर्ड पे बात करें तो यहाँ पे अधिकांश दंशों में अलैंगिक पॉलिप तथा लैंगिक मेडूसा प्रवस्थाओं में पीढ़ी एकांतरण होता है। यानी वही यहाँ पे पॉलिप है, पॉलिप से किसका निर्माण होना है? पॉलिप से अलैंगिक जनन होगा और अलैंगिक जनन से निर्माण होता है किसका? एक सेकेंड, पॉलिप से अलैंगिक जनन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका निर्माण हो जाता है? तो आप कहेंगे मेडूसा का, और मेडूसा से किसका निर्माण हो जाता है? पॉलिप का, और किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, या इसी को एक शब्द कहा जाता है मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, कुछ में केवल पॉलिप रूप पाए जाते हैं और कुछ में केवल मेडूसा रूप पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो है, हमने आपसे बताया था कि चूंकि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो एक होती है एक्टोडर्म जिसे एपिडर्मिस कहा गया है यहाँ पे, दूसरी होती एंडोडर्म जिसे यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मिस कहा गया है। इन दोनों के बीच में मेजोग्लिया पाया जाता है। तो मेजोग्लिया जो होता है, यह मेजोग्लोया, इंग्लिश में ग्लोया लिखते हैं, हिंदी में मेजोग्लिया लिखा जाता है। ये जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कोशिका विहीन होता है। याद रखिएगा, कोशिका विहीन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी किसकी? हाइड्रोजोआ की, कोशिका विहीन होता है। मेजोग्लिया कैसा होता है? कोशिका विहीन होता है। पॉलिप में पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। गैस्ट्रोडर्मिस में दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फिर आगे सुनिए, अगली भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैस्ट्रोडर्मिस जो होती हैं, गैस्ट्रोडर्मिस में दंश कोशिकाएं क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। अनुपस्थित होती हैं यानी नहीं पाई जाती। यह भी इंपॉर्टेंट है कि दंश कोशिकाओं में किसका निर्माण होना है? दंश कोशिकाओं में, गैस्ट्रोडर्मिस में दंश कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। मेडूसा में छतरी रूप किनारे के रूप में पट्टी बेलम पाए जाते हैं। ठीक है, जनन कोशिकाएं एपिडर्मिस और इंटरस्टिशियल कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति कहां से होती है? रिप्रोडक्टिव सेल की, रिप्रोडक्टिव सेल की ओरिजिन जो होती है वो कहां से होती है? रिप्रोडक्टिव सेल की ओरिजिन जो होती है इंटरस्टिशियल सेल से होती है। तो किससे होती है? इंटरस्टिशियल सेल से होती है, रिप्रोडक्टिव सेल की ओरिजिन होती है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में हाइड्रा आ जाता है। एग्जाम्पल में कौन आ जाता है? हाइड्रा। और इसके बाद अगर बात कर लें एग्जाम्पल के बाद, इसमें एग्जाम्पल में हाइड्रा आ जाता है और उसके बाद इसमें आ जाता है ओविलिया आ जाता है।
कौन आ जाता है? ओविलिया। इसमें आरेलिया आ जाता है। सी फर यानी समुद्री फर आते हैं, समुद्री फर आ जाता है। समुद्री फर के बाद अगर बात करें, समुद्री फर आ जाता है, समुद्री फर फाइसेलिया आ जाता है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके? हाइड्रोजोआ के। मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद अभी 2 आपके क्लास बचे हैं, इन दोनों क्लास को भी पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोलेंट्रेटा से जो पूछे गए हैं, चाहे उसके क्लास से संबंधित, चाहे उसके डायरेक्ट आर्गुमेंट से संबंधित, चाहे वो जनरल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टीजीटी पीजीटी या एलटीजीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीजोग्लिया कोशिका विहीन होती है पहला, और गैस्ट्रोडर्मिस में दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। रिप्रोडक्टिव सेल की ओरिजिन इंटरस्टिशियल सेल से होता है, और एग्जाम्पल तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होता ही है। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्लास नंबर 2 है, और क्लास नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्लास नंबर 2 में आपका आ जाता है कौन सा? तो आप कहेंगे क्लास नंबर 2 में आ जाती है हमारा जो क्लास है वर्ग स्काइफोजोआ। 2 है वर्ग स्काइफोजोआ। वर्ग स्काइफोजोआ आता है, यानी क्लास स्काइफोजोआ की बात करते हैं। और स्काइफोस मीन्स होता है कप लाइक स्ट्रक्चर। सभी समुद्री होते हैं और एकाकी होते हैं। अधिकांश स्वतंत्र रूप से तैरने वाली मेड्यूसे होते हैं। पॉलीप्रवस्था अनुपस्थित या अल्प विकसित या गौड़ होती है। ठीक है। मेड्यूसा में मेजोग्लिया स्तर मोटा जिससे पूरे शरीर जेली सदृश दिखता है। तो जो इंपॉर्टेंट उसे लिखिए खाली। मेड्यूसा में मीसोग्लिया जो अवस्था होती है, मेडूसा में जो मीसोग्लिया अवस्था होती है, स्तर होता है, वो मोटा होता है। स्तर मोटा होता है जिसके कारण यह जेली के समान दिखता है। जेली सदृश दिखता है। इसी कारण इसमें जेली फिश आ जाती है, जेली फिश कहा जाता है। इसीलिए इसे जेली मछलियों के रूप में भी जाना जाता है, जेली फिश कहा जाता है। मेड्यूसा के किनारे बेलम नहीं पाए जाते। मेड्यूसा के किनारे क्या नहीं पाया जाता? बेलम नहीं पाया जाता। तो ये भी आपका है, मेड्यूसा के किनारे बेलम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? मेडूसा के किनारे, तो आप कहेंगे बिलम नहीं पाया जाता है। मेडूसा के किनारे बिलम नहीं पाया जाता। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगली पॉइंट की अगर बात कर लें तो इसमें 8 संवेदी अंग पाए जाते हैं। कह रहा है कि परंतु कटाओं के स्थित 8 संतुलन संवेदी अंग होते हैं। मेजोग्लिया में कोशिकाएं होती हैं। अगली मेजोग्लिया जो है, मीसोग्लिया में क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। अभी हाइड्रोजोआ में नहीं पाई जाती थी। यहाँ पे कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगली पॉइंट आपकी है, मेजोग्लिया में कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे बढ़िए तो आगे आ जाएंगे। दंश कोशिकाएं एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में होती हैं। दंश कोशिकाएं अभी ऊपर वाली में नहीं थी, और यहाँ पे देखिए दंश कोशिकाएं जो हैं, दंश कोशिकाएं कहां पे पाई जाती है? दंश कोशिकाएं दोनों लेयर पे, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों लेयर पे पाई जाती हैं। तो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों पे पाई जाती हैं, दोनों पर पाई जाती हैं। अगली पॉइंट की बात कर लें। जो यहाँ पे दंश कोशिकाएं हैं, एक्टोडर्मिस और जो है दूसरी जो लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस, दोनों पे पाई जाती हैं।
जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस की इंटरस्टेशियल कोशिकाओं से होता है। तो मान लीजिए बात सेम ही है। ये इसका एग्जांपल हो जाता है आरेलिया। इसका एग्जांपल कौन हो गया? आरेलिया है। और इसी में जेलीफिश आ जाएगा, जिसे हम लोग जेलीफिश आरेलिया और या जेलीफिश। तो यहाँ पे आरेलिया और जेलीफिश की बात हो गई। अब तीसरा वर्ग है एंथोजोआ। तो तीसरे वर्ग का नाम है जो है वर्ग है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख चुके हैं। तीसरा वर्ग है हमारा वर्ग एंथोजोआ। वर्ग एंथोजोआ की बात हो रही। वर्ग एंथोजोआ, अगर इसकी बात करें वर्ग एंथोजोआ में, तो आधार वस्तुओं से चिपके केवल पालिप रूप के समुद्री नाइडेरिया होते हैं। एकाकी और संचारी होते हैं, कोई बात नहीं, चपटे आधार से तथा चट्टानों आदि से चिपके रहते हैं। पालिप का स्वतंत्र सिरा चपटे मुखबिंब से मुख के किनारे किनारे खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं। मेजोग्लिया में कोशिकाएं तथा तंतु पाए जाते हैं। मीजोग्लिया में जो इंपॉर्टेंट है, बस मीसोग्लिया में, तीनों में तीन हो गई। मीसोग्लिया में क्या पाई जाती है? मीसोग्लिया में कोशिकाएं और तंतु दोनों पाए जाते हैं। मीसोग्लिया में अगर बात करें यहां पे, तो मीसोग्लिया में क्या पाया जाता है? कोशिकाएं और तंतु दोनों पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाइए। मीसोग्लिया में कोशिकाएं और तंतु दोनों पाए जाते हैं। दंश कोशिकाएं एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों पे पाई जाती। पिछले वाले में भी दोनों पे पाई जा रही थी। जठरवाहिनी गुहा अधूरी पट्टियों तथा कक्षों में बटी होते। जनन कोशिकाएं गैस्ट्रोडर्मिस से बनती। ठीक है। अनेक एंथोजोआ में कंकाल होता है, जिसे कोरल कहते हैं। अनेक एंथोजोआ में क्या पाया जाता है? एंथोजोआ का जो कंकाल होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल जो होता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? कोरल के नाम से जाना जाता है। एंथोजोआ में जो इसका कंकाल होता है, उसी से क्या कहते हैं? कोरल के नाम से या समुद्री झाग के नाम से जाना जाता है, या समुद्री झाग के नाम से जाना जाता है। इसके उदाहरण की बात कर लें तो इसमें एडेम्सिया आता है। कौन आ जाता है? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका एडेम्सिया। और इसके बाद आ जाता है इसमें एडेम्सिया के बाद समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन या समुद्री एनीमोन। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर आ जाता है ट्यूबिपोरा या इसी को ट्यूबिपोरा को क्या कहते हैं? ट्यूबिपोरा या समुद्री झाग। और ट्यूबिपोरा या समुद्री झाग, ठीक है, सॉरी ट्यूबिपोरा। और उसके बाद मैड्रीपोरा, ट्यूबिपोरा, मैड्रीपोरा। और इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा? पेनेटुला, सीपेन कहते हैं, पेनेटुला। ठीक है, इसे सीपेन कहा जाता है, सीपेन। और पेनेटुला के बाद आपका आ जाता है कौन सा? कोरेलियम, लाल मूंगा कहते हैं। कई बार पूछा गया कोरेलियम, इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कोरेलियम, कोरेलियम। और कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं आपको बताऊंगा। रेड कोरल कहा जाता है, रेड कोरल, या इसे को लाल मूंगा कहते हैं, लाल मूंगा के नाम से जाना जाता है। साथ में मेंड्रीना, जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं, मेंड्रीना, इसे ब्रेन कोरल कहा जाता है। मेंड्रीना के बाद जो आपका आ जाता है मेंड्रीना, ब्रेन कोरल करते हैं। फंजिया और गार्गोनिया, और कौन आ जाता है? गार्गोनिया। एक कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ स्पीसीज हैं, कुछ इसके कैरेक्टर हैं एंथोजोआ के।
तो ये था आपका पूरा कौन, सिलेंट्रेटा। एक कौन था, सिलेंट्रेटा था। तो इनके बारे में हमने इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया, इनके बारे में पढ़ लिया, इनकी कॉमन जानकारी हमने रख ली है। बस आपका 10 मिनट और लगेगा और उस 10 मिनट में हम लोग प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीजों को समझेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं आया होगा जो हम लोग प्रीवियस ईयर में अभी देखेंगे और अभी इस क्लास में भी उनको हम देख चुके हैं। बस थोड़ा से कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, थोड़े से पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर आप लगाएंगे तो बड़े आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। मैं 10 मिनट के अंदर पूरे सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन्हें कवर करने का प्रयास करूंगा। बस आपका साथ चाहिए। मैं साथ में ऑप्शन को भी आपको बताते चलूंगा कि ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं। मैं फिर से एक बार आपसे बता दूं कि अगर आप अभी तक जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो जरूर देखा करिए, डेली की क्लास देखिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एग्जाम पॉइंट जरूर परचेज कर लीजिए। 100 रुपये कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन उस 100 रुपये से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है, इस बात का हमें पूर्ण भरोसा है। और इसीलिए मैं बार बार इस चीज पे प्रेशर कर रहा हूँ। मैं किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर नहीं करता। अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे भरोसा है कि मैंने जो चीजें बनाई है वो बहुत अच्छी है और इसीलिए मैं बार बार उस पर दबाव डाल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइए। मैं तेजी से कवर कराने का प्रयास करूंगा, बड़ा टॉपिक था, टाइम ज्यादा लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलन ट्रेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सी फैन, सी कुकुम्बर, सी हार्स, सी लिली। सी फैन जो है सिलेंट्रेटा का मेंबर, अभी आया था सी फैन ऊपर किसमें बताइए, स्काइफोजोआ में, ठीक है। सी कुकुम्बर ए काइनोडर्मेटा का मेंबर है और जो सी हार्स है आप जानते हैं, सी हार्स किस में आता है, मत्स्य वर्ग में, फिशेज वर्ग में आता है, ठीक है। इसी सी हार्स का साइंटिफिक नेम आप बताइए क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट में एडेम्सिया के बारे में है। एडेम्सिया को सी एनिमोन कहा जाता है और यह एंथोजोआ क्लास से बिलोंग करता है। एक एसर्शन रीजन दिया गया है और ये इट इज द कॉमन सिलिज्म ऑफ हर्मिट क्रैब। ये हर्मिट क्रैब के ऊपर कॉमन सिलिज्म का एग्जाम्पल है, तो दोनों चीजें सही हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ सीफर, सीफर का वैज्ञानिक नाम बताना है, तो सीफर का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओवेलिया गैंग। सीफर का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है और नाम दिया गया है ओवेलिया। ओवेलिया इसका जीनस का नाम है। स्पीशीज के नाम की बात करें तो गेनेकुलेटा, गेनेकुलाटा, गेनेकुलाटा, ए किसका नाम है, गेनेकुलाटा। ए है सीफर का साइंटिफिक नेम है। एक सेकंड, सीफर का साइंटिफिक नेम है, बस एक सेकंड की बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहा जाता है, कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ऑप्शन में दिया गया है पेनेटुला, पेनाटुला को क्या कहते हैं, सी पेन कहा जाता है और एंटीडान को फेदर स्टार कहा जाता है, एक आइनोडर्मेटा का सदस्य। विच इज द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू द पेलेजिक। पेलेजिक मतलब होता है, पेलेजिक का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, वही मुक्त प्लावी। कई बार आया ना प्लेजिक, तो मुक्त प्लावी होता है। और मुक्त प्लावी में यहाँ पे ऑप्शन किसका रखा गया है, फाइसिलिया का रखा गया है। 4 ऑप्शन रखे गए हैं, उसमें फाइसिलिया आपका सही होगा क्योंकि वो मुक्त प्लावी। बाकी यहाँ पे सब कैसे हैं, जो स्थिर रहने वाले हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल, मैंने कहा ना कि रेड कोरल का नाम कई बार पूछा गया है, तो अभी आपसे हमने बताया था कोरेलियम रूब्रम, कोरेलियम हमने सिर्फ लिखा था, कोरेलियम रूब्रम जो है ये रेड कोरल का साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। रेड कोरल जिसे मूंगा चट्टान कहते हैं, एंथोजोअम अभी मैं लिखा था आपको, मैंने बताया अभी तक इंपॉर्टेंट है। जंतु वैज्ञानिक नाम कोरेलियम रूब्रम है, ठीक है। मूंगा जिसे मिर्जान भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों वर्षों में तैयार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कोरल रीफ, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया बेरिलियम ऑफ द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द आरेलिया एंड, कह रहा बेरिलियम एक स्ट्रक्चर है और कहाँ पाया जाता है, एंडोडर्मिस ओरिजिन होती है। मैंने कई बार लिखा है गैस्ट्रोडर्मिस ओरिजिन से क्या बनता है, वेलम बनता है, तो वही वेलम को बेलेरियम यहाँ लिखा गया, बात वही वेलम की यहाँ पे।
आगे आ जाइए, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोरल इज द एग्जांपल ऑफ द सॉलिटरी कोरल, कह रहा कौन सा ऐसा कोरल है जो स्थिर रहने वाला, तो फंजिया है, ये स्थिर रहने। कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज, फंजिया का वैज्ञानिक नाम बताना है, कॉमन नेम बताना है, फंजिया को क्या कहते हैं। फंजिया को मशरूम कोरल यानी कुकुरमुत्ता कोरल के नाम से भी जाना जाता है, मशरूम कोरल कहते हैं। लार कोरल को कोरेलियम कहते हैं, ब्रेन कोरल को मैंड्रीना कहते हैं, और आर्गन पाइप कोरल को ट्यूबिपोरा के नाम से जाना जाता है। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन, डिप्लोब्लास्टिक हो एसिलोमेट हो तो ये कंडीशन कहां पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन फाउंड इन द पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा और टिनोफोरा, तीन में डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन आ जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक को तीन लेयर में बांटा गया, स्टार्टिंग मैंने बताया एसिलोमेट यानी प्लेटेहेलमिन्थीज, स्यूडोसिलोमेट मतलब एस्केलमिन्थीज, और सिलोमेट मतलब एनेलिडा से लेकर के कार्डेट तक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेट, कार्डेट, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और कैसे होते हैं आप कहेंगे तीन प्रकार के, एसिलोमेट हो सकते हैं, सिलोमेट हो सकते हैं, स्यूडोसिलोमेट हो सकते हैं। लेकिन बात है डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट की, तो वहां पे आपके तीन ऑप्शन होते हैं, फाइलम पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ठीक है, आगे है निमेटोसिस्ट, कई बार आया निमेटोसिस्ट संतुलन ऑर्गन का काम करता है। यहाँ पे पूछा गया निमेटोसिस्ट किसका एग्जांपल है, तो आप कहेंगे निमेटोसिस्ट पोरीफेरा, यहाँ पे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटेहेलमिन्थीज है और काइनोडर्मेटा है, तो कोलेंट्रेटा यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ जाइए, पूछा गया कि किसे डेड मैन फिंगर के नाम से जाना जाता है। डेड मैन फिंगर के नाम से एल्सोनियम क्यों जाना जाता है, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया था अभी आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नॉन पैरासाइट ऑफ एनिमल, अच्छा ये तो पैरासिटिक एनिमल को ढूंढना, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हाँ पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, किसमें, तो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है ओबिलिया में, यहाँ पे दिया गया है पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण किसमें पाया जाता है, ओबिलिया में, जहां में पॉलिप से मेडूसा बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडूसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नाइडेरिया क्या होते हैं, तो नाइडेरिया जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, एसिलोमेट होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद द फीडिंग ज्वाइंट्स ऑफ ओबिलिया आर नोन एज, कह रहा है ओबिलिया का भोजन करने वाला ज्वाइंट्स क्या होता है, पॉलिप होता है। ठीक है, फीडिंग ज्वाइंट्स कौन सा होता है, पॉलिप होता है। आगे बढ़ जाएंगे, पूछ रहा है कि कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ द वॉल्केनो आइलैंड, कह रहा वॉल्केनो आइलैंड के पास में पाए जाने वाले जो कोरल होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें फ्रिंजिया कोरल के नाम से जाना जाता है या फ्रिंजिया रीफ के नाम से जाना जाता है। नाइडेरिया, नाइडेरिया क्या होते हैं, तो नाइडेरिया एसिलोमेट होते हैं, एक ही ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, निमेटोसिस्ट किसमें पाए जाते हैं, निमेटोसिस्ट आपसे बताया गया कि दंश कोशिकाएं होती हैं, और दंश कोशिकाएं एक्टोडर्म पे भी पाई जाती हैं, एंडोडर्म, और आपका किस पे पाई जाती हैं, गैस्ट्रोडर्म पे भी पाई जा सकती हैं। और इस लक्षण किसका है, तो आप कहेंगे यह लक्षण है आपके, बताइए, कोलेंट्रेटा का। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट का मेन काम क्या है, तो व्हाट इज निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट क्या है, एक कोशिका का भाग है, क्या है, एक कोशिका का भाग है। मेडूसा ऑफ ओबिलिया डिफर फ्रॉम द आरेलिया, आरेलिया से मेडूसा का जो ओबिलिया का मेडूसा वो डिफर है, क्यों, तो आप कहेंगे यहाँ पे रोपाइलम पाया जाता है, रोपाइलम के आधार पे इससे डिफर हो जाते हैं। हाइड्रा का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गोनाड ऑफ हाइड्रा ओरिजिनेट फ्रॉम, गोनाड ऑफ हाइड्रा कहां से ओरिजिनेट होता है, तो आप कहेंगे एक्टोडर्मल सेल के, किससे, एक्टोडर्मल सेल के, जल्दी बताइए, इंटरस्टिशियल सेल से गोनाड का डेवलपमेंट होता है। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाइड्रा इज टिश्यू ग्रेड लेवल का होता है, सबको पता है। उसके बाद हाँ ग्लूटाथियान, ग्लूटाथियान ये अलग क्वेश्चन है, हाइड्रा से संबंधित है, नाम याद रखिएगा, ग्लूटाथियान किससे संबंधित है, हाइड्रा से संबंधित है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाइड्रा आप कैसा होता है, टिश्यू लेवल का होता है। द गैस्ट्रोडर्म ऑफ हाइड्रा इज नोन एज द स्टीरियोगैस्ट्रोलर बिकॉज इट इज, कह रहा है कि ये सॉलिड होता है। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन द निमेटोसिस्ट ऑफ द हाइड्रा, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है, विषैला पदार्थ पाया जाता है, और वह विषैला पदार्थ कैसा होता है, तो आप कहेंगे हिप्नोटॉक्सिक होता है, कैसा होता है, हिप्नोटॉक्सिक होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा, अगर हाइड्रा में रीजनरेशन पाया जाता है
तो किस प्रकार का पाया जाता है, तो आप कहेंगे मार्फोलेक्सिस पाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपको हाइड्रा के अलग मिले हैं, अभी तक बाकी सभी पढ़ाए हुए मिले। उसके बाद कहा जा रहा है कि हाइड्रा की मान लीजिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो पता चल जाए। हाइड्रा कैन नॉट डाइजेस्ट टू ऑल, हाइड्रा कैन डाइजेस्ट टू ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो आप कहेंगे स्टार्च को। स्टार्च को छोड़ करके हाइड्रा सभी प्रकार के फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद पूछ रहा है विच सेल ऑफ हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, कह रहा कौन से ऐसी सेल है जिसे एम्ब्रियोनिक रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इंटरस्टिशियल सेल जो कि कहां से डेवलप होंगी, गैस्ट्रोडर्मिस से डेवलप होती हैं। एक्सान ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा का एक्सान कैसा होता है, तो नॉन न्यूक्लिएटेड होना, नेकेड होता है। कैसा होता है, नेकेड होता है। आरेलिया की अगर हम बात करें तो आरेलिया में जो है, आरेलिया से क्वेश्चन पूछा गया कि बेलेरियम ऑफ आलेरिया इज, आलेरिया में बेलेरियम कहां पाया जाता है। अभी आपने लिखा था कि मेडूसा कंटेन एंडोडर्मल सेल। इन आरेलिया रोपाइलम इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, रोपाइलम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसमें 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। उसके बाद है इफ्रा लार्वा, एफाइरा लार्वा, एफाइरा लिखा गया था हिंदी में, एफाइरा लिखे थे। एफाइरा लार्वा किससे संबंधित है, तो मैंने वहां पर लिखा था आरेलिया से संबंधित है। प्लेनुला, साइकोस्टोमा, हाइड्रोटुला और हाइड्राटुला और इफाइरा, ये सभी लार्वा किससे संबंधित हैं, प्लेनुला लार्वा फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया। इफाइरा इज द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ, इफाइरा फ्री स्विमिंग लार्वा है और किसका लार्वा है, तो आप कहेंगे आरेलिया का लार्वा होता है। नंबर ऑफ एड्राइडल कैनाल्स ऑफ द आरेलिया अरोटा एज, तो एड्राइडल कैनाल कितने पाए जाते हैं, 8 पाई जाती हैं। नंबर ऑफ द एड्राइडल कैनाल इन द आरेलिया एज कितने होती हैं, तो 8 होती हैं। और उसके बाद एफाइरा लार्वा, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया, आरेलिया से संबंधित है। लार्वा ऑफ ब्लेनोग्लासस यहाँ पे थी, तो ब्लेनोग्लासस जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखा जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि ओविलिया मेटाजेंसिस अकरिन, मेटाजेंसिस किसमें पाया जाता है, तो ओविलिया में कई बार मैंने आपसे बताया कि मेटाजेंसिस यहाँ पे पाई जाती है। क्वेश्चन में कई बार आया था, ओविलिया की चर्चा हुई थी। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मेड्यूसा ऑफ ओविलिया इज फॉर्म फ्रॉम, मेड्यूसा जो है ओविलिया का वो किससे बना है, ब्लास्टोस्टाइल से बना होता है। मेटाजेंसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखा जाता है, एंथ्रोजोआ में देखा जाता है। मेटाजेंसिस किसमें देखा जाता है, हाइड्रोजोआ में देखा जाता है मेटाजेंसिस, जिसमें दोनों पालिप और मेडूसा दोनों स्टेज पाई जाती हो। स्टेटोसिस्ट एक आर्गन है और इसका मेन काम होता है किसमें पाया जाता है, पहले ये पूछा जा रहा है कि स्टेटोसिस्ट किसमें पाया जाता है, तो ओविलिया में पाया जाता है, चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे कोलेंट्रेटा का ओविलिया रखा गया। मेटाजेंसिस किसमें पाई जाती है, ओविलिया में पाई जाती है, ठीक है। प्लेनुला लार्वा किसमें पाया जाता है, प्लेनुला लार्वा ओविलिया का लार्वा है, ये भी मैंने आपको लिख करके बताया था। फिर पूछा रहा है स्टेटोसिस्ट किसका आर्गन है, तो यह बैलेंस का आर्गन है, संतुलन बनाने का आर्गन है, मैंने नीचे लिखवाया था। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे आ जाइए, तो सेंसरी सेल ऑफ ओविलिया, ओविलिया की सेंसरी सेल को क्या नाम दिया जाता है, तो आप कहेंगे लिथोसाइट कहते हैं, जो कि आपको नहीं बताएगा, ठीक है। लिथोसाइट की कोशिकाएं होती हैं, ओविलिया की सेंसरी सेल कहलाती हैं। द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओविलिया आर नोन एज, फीडिंग जॉइंट किस नाम से जाना जाता है, तो पॉलिप के नाम से जाना जाता है। ओविलियन मेड्यूसा, ओविलियन मेड्यूसा कैसा होता है, तो आप कहेंगे कार्निवोरस होता है, यानी मांसाहारी होते हैं। प्लेनुला लार्वा किससे संबंधित है, प्लेनुला लार्वा ओविलिया से संबंधित है। उसके बाद पॉलीमार्फिज्म, पॉलीमार्फिज्म पाया जाता है किसमें, हाइड्रेक्टिनिया में, हाइड्रेक्टिनिया में पाया जाता है। पॉलीमार्फिज्म इज सीन इन द, तो पॉलीमार्फिज्म किसमें देखा जाता है, सिलेंट्रेटा में देखा जाता है। और ये थे आपके पूरे प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पूरी टॉपिक। तो ये आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ, एक क्वेश्चन एक टॉपिक जिसका नाम है कोलेंट्रेटा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।